हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिल्म लाउंज, जहां हम बात करते हैं बॉलीवुड, हॉलीवुड और सिनेमा की रियल कहानियों की। दोस्तों, एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि एक फिल्म जो आज से 35 साल पहले आई थी, वो आज भी इतनी पॉपुलर क्यों है? आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताऊंगी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। जिस फिल्म को देख के लोगों ने सोचा, यार सिनेमा कुछ अलग ही चीज है। वो फिल्म है टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे। आज हम बात करेंगे इस फिल्म के बजट की, कलेक्शन की और कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो शायद आप पहले कभी नहीं जानते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1984 में डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने एक छोटी सी फिल्म बनाई सिर्फ 6 करोड़ डॉलर्स में, जिसका नाम था द टर्मिनेटर। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर उस फिल्म में एक रूथलेस किलिंग मशीन के रूप में आए थे T-800, एक रोबोट जो फ्यूचर से भेजा गया था सारा कॉनर को मारने के लिए। वो फिल्म इतनी हिट हुई कि दुनिया भर में उसने ऑलमोस्ट 78 करोड़ डॉलर्स कमाए, मतलब लगाए 6 करोड़, कमाए 78 करोड़, सीधा 12 गुना रिटर्न। अब ऑब्वियसली सीक्वल तो बनना ही था, लेकिन जेम्स कैमरन ने कहा, भाई मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए सीक्वल नहीं बनाऊंगा, कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा जो दुनिया ने पहले देखा ही नहीं हो। और उन्होंने 7 इयर्स वेट किया, टेक्नोलॉजी का इंतजार किया और फाइनली 1991 में बनाई एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में आज भी लोग बात करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज की, बजट। टर्मिनेटर 2 का बजट था 102 मिलियन डॉलर्स, मतलब आज के हिसाब से लगभग 850 करोड़ रुपीस। 1991 में ये दुनिया की सबसे महंगी फिल्म थी। किसी ने भी इतना पैसा पहले कभी किसी फिल्म पर नहीं लगाया था। सब लोग डर रहे थे, प्रोड्यूसर्स रात को जाग के सोच रहे थे, यार अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो अब ये पैसा गया कहाँ। सबसे पहला कॉस्ट, आर्नल्ड की फीस। आर्नल्ड को सिर्फ इस एक फिल्म के लिए 15 मिलियन डॉलर्स दिए गए, मतलब सिर्फ एक एक्टर के लिए लगभग 125 करोड़ रुपीस, वो भी 1991 में। आज के जमाने में भी इतनी फीस बहुत कम एक्टर्स लेते हैं। दूसरा कॉस्ट, कंप्यूटर ग्राफिक्स यानी CGI। टर्मिनेटर 2 वो पहली फिल्म थी जिसने CGI का इतना बड़ा यूज किया। दोस्तों, वो लिक्विड मेटल वाला विलन T-1000 जो रॉबर्ट पैट्रिक ने प्ले किया, उसे बनाना एक कमाल का काम था। जॉर्ज लूकस की कंपनी ILM ने ये इफेक्ट्स बनाए। सिर्फ इफेक्ट्स पर 15 से 18 मिलियन डॉलर्स खर्च हुए। और सबसे बड़ी बात, ये टेक्नोलॉजी पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इंजीनियर्स ने नए सॉफ्टवेयर लिखे, नए टेक्निक्स बनाए सिर्फ इस एक फिल्म के लिए। तीसरा कॉस्ट, फिल्म में जो सीन्स है, हेलीकॉप्टर पुल के नीचे से गुजरता है, बाइक चेज है, ये सब रियल जगह पर रियल व्हीकल से रियल स्टंटमैन के साथ शूट किए गए। और एक मजेदार बात, आर्नल्ड को रियल गन्स चलाने की ट्रेनिंग दी गई। FBI और मिलिट्री के लोग आए थे सेट पर हफ्ते भर के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि स्क्रीन पर नेचुरल लगे। दोस्तों, ये थी जेम्स कैमरन की सोच, जिसने फिल्म के स्मॉल डिटेल्स पर भी बजट का एक्सटेंसिव यूज किया। दोस्तों, अब कुछ ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो मेरा पार्टनर आपको बताएगा। हेलो फ्रेंड्स, पहली बात, आर्नल्ड विलन से हीरो कैसे बने? पहली फिल्म में आर्नल्ड एक विलन था, T-800, एक किलर मशीन। दूसरी फिल्म में वो एक हीरो है, सारा कॉनर और उसके बेटे जॉन कॉनर को प्रोटेक्ट करने वाला। ये स्विच करना एक बड़ा क्रिएटिव डिसीजन था। ऑडियंस जो पहले फिल्म में आर्नल्ड से डरते थे, अब उन्हें उससे प्यार करना था। जेम्स कैमरन का ये आइडिया था।
और ये एक्सपेरिमेंट 100% कामयाब रहा। दुनिया ने आर्नल्ड के इस नए अवतार को दिल से एक्सेप्ट किया। दूसरी बात, जॉन कॉनर वाला लड़का एडवर्ड फुरलॉन्ग, ये उनकी पहली फिल्म थी। उन्हें किसी फिल्मी स्कूल या एकेडमी से नहीं लिया गया था। एक कास्टिंग एजेंट ने उन्हें एक बॉयज क्लब में देखा, एक नॉर्मल सा टीनेज लड़का जो वहाँ टाइम पास कर रहा था। कोई एक्टिंग ट्रेनिंग नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन कैमरन को उनका नेचुरल स्टाइल पसंद आया और रोल दे दिया। दोस्तों, यहाँ एक फनी बात आपको बताता हूँ। एडवर्ड की आवाज शूटिंग के दौरान चेंज हो रही थी क्योंकि वो टीनेज फेज में थे। वॉइस क्रैक हो रही थी, तो बहुत से डायलॉग्स बाद में दोबारा रिकॉर्ड करने पड़े। तीसरी बात, T-1000 के रोल के लिए पहले बिली आइडल को सोचा गया था। हाँ दोस्तों, वो फेमस रॉक सिंगर बिली आइडल, वो इस रोल में बहुत इंटरेस्टेड भी थे, लेकिन एक बाइक एक्सीडेंट की वजह से वो नहीं कर सके। फिर रॉबर्ट पैट्रिक आए और उन्होंने वो रोल इतना जबरदस्त किया कि आज भी लोग T-1000 को बुला नहीं पाते। रॉबर्ट ने रोल के लिए क्या किया, वो रोज 5 माइल दौड़ते थे, सिर्फ इसलिए ताकि स्क्रीन पर कभी तके हुए ना लगे। और नोटिस करो, पूरी फिल्म में T-1000 कभी नहीं हांका, कभी नहीं रुका, कभी नहीं डरा। ये सब रॉबर्ट की मेहनत थी। चौथी बात, लिंडा हैमिल्टन की ट्रांसफॉर्मेशन। पहले टर्मिनेटर में लिंडा हैमिल्टन एक सीधी सादी लड़की लगती है, लेकिन टर्मिनेटर 2 में वो एक बिल्कुल अलग इंसान है। मसल्स है, फाइटिंग स्टाइल है, एटीट्यूड है। लिंडा ने इस रोल के लिए पूरे 13 महीने ट्रेनिंग ली। इजरायली स्पेशल फोर्सेस के लोगों ने उन्हें ट्रेन किया, रोज वेपन्स चलाना, फाइटिंग टेक्निक्स और एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस किए। और एक बहुत ही शॉकिंग बात, लिंडा की एक ट्विन सिस्टर है रियल लाइफ में, जिनका नाम है लेस्ली। फिल्म में एक मिरर वाला सीन है, उसमें जो रिफ्लेक्शन दिखता है वो लिंडा नहीं, उनकी रियल लाइफ ट्विन सिस्टर है। तो दोस्तों, अब मेरी पार्टनर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ अननोन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएगी। फैक्ट नंबर 1, आर्नल्ड ने पूरी फिल्म में सिर्फ 700 वर्ड्स बोले हैं। हाँ, कंप्लीट फिल्म में 700 वर्ड्स, और उनकी फीस थी $15 मिलियन। मतलब एक एक वर्ड के लिए ऑलमोस्ट $21,000, एक वर्ड के लिए 3 लाख रुपीस से ज्यादा। फैक्ट नंबर 2, T-1000 विलन का लिक्विड इफेक्ट बनाना एक मेरिकल था। जब T-1000 शेप चेंज करता है या किसी सरफेस से गुजरता है, ये देखने में सिंपल लगता है, लेकिन बनाना बहुत मुश्किल था। ILM की टीम ने रॉबर्ट पैट्रिक का पहले 3D स्कैन किया, फिर कंप्यूटर में उन्हें एनिमेट किया। सिर्फ ये इफेक्ट्स बनाने में लगभग 35 मिनट्स की फुटेज थी, जो प्योर CGI थी, और ये सब 1991 में किया गया था, जब कंप्यूटर्स आज जैसे पावरफुल नहीं थे। जेम्स कैमरन खुद रात को कंप्यूटर लैब्स में जाते थे, ये देखने के लिए कि काम सही चल रहा है या नहीं। फैक्ट नंबर 3, फिल्म में जो हॉस्पिटल है वो एक असली अबंडन जगह थी। हाँ दोस्तों, वो हॉस्पिटल जो फिल्म में दिखता है वो रियल में कैमेरो स्टेट हॉस्पिटल था, कैलिफोर्निया में। एक पुराना मेंटल हॉस्पिटल जो बंद हो चुका था। क्रू मेंबर्स ने बोला कि रात को वहाँ शूट करना सच में बहुत क्रीपी था। फैक्ट नंबर 4, आर्नल्ड की बाइक सीन में कोई स्टंट डबल नहीं था। वो फेमस सीन जिसमें आर्नल्ड हार्ले डेविडसन फैट बॉय बाइक पर आता है, वो खुद चला रहे थे, कोई दूसरा नहीं। और एक मजेदार चीज, इस फिल्म की वजह से हार्ले डेविडसन फैट बॉय बाइक की सेल रातों रात इतनी बढ़ गई कि कंपनी को खुद शॉक हो गया। फैक्ट नंबर 5, टर्मिनेटर 2 की स्क्रिप्ट चुपके से लिखी गई थी। पहली टर्मिनेटर के राइट्स को लेकर जेम्स कैमरन का एक स्टूडियो के साथ झगड़ा चल रहा था, तो कैमरन ने एक अलग स्टूडियो के साथ डील की टर्मिनेटर 2 के लिए, और पूरी स्क्रिप्ट पहली स्टूडियो जिसके साथ टर्मिनेटर 1 के राइट्स थे उससे छुपा के लिखी गई। फैक्ट नंबर 6, फिल्म में आर्नल्ड जो शॉटगन चलाते हैं वो एक स्पेशल विंचेस्टर शॉटगन थी। उसे एक हाथ से मैनेज करने के लिए मॉडिफाई किया गया था। एक रियल गनस्मिथ ने एक हफ्ता लगा के ये मॉडिफिकेशन की, सिर्फ इसलिए ताकि आर्नल्ड का वो कूल सा एक हाथ वाला स्टाइल स्क्रीन पर सही और अच्छा लगे। फैक्ट नंबर 7, T-1000 विलन की खतरनाक आंखें एक ट्रिक थी। रॉबर्ट पैट्रिक की आंखें फिल्म में बहुत स्केरी लगती है, ब्लैंक सर बिल्कुल बिना एक्सप्रेशन के। ये एक एक्टिंग ट्रिक थी। रॉबर्ट अपनी आंखों को डिलिबरेटली डिफोकस करते थे, मतलब किसी एक जगह नहीं देखते थे, सीधा आगे देखते थे। ये टेक्निक उन्होंने महीनों तक घर पर प्रैक्टिस की। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आपको पता है फिल्म के एक एक्शन सीक्वेंस में एक धमाका रियल में इतना बड़ा हो गया जो एक्चुअल प्लेन से बाहर था। कुछ क्रू मेंबर्स को हल्की इंजरीज भी आई, लेकिन कैमरा ऑन था और एक्टर्स के चेहरे पर जो रियल डर था वो जेम्स कैमरन ने फिल्म में यूज कर लिया। फैक्ट नंबर 9, जॉन कॉनर के हाथ पर जो टैटू है वो फेक था। एडवर्ड फॉरलॉन्ग के हाथ पर फिल्म में नो फेट लिखा हुआ है, वो एक टेम्पररी टैटू था। रोज सुबह मेकअप आर्टिस्ट उसे लगाते थे और रोज इसको लगाने में 45 मिनट्स लगते
करते थे। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, टर्मिनेटर 2 की बैकग्राउंड म्यूजिक तो आपको याद ही होगी। ये म्यूजिक एक पंप की आवाज से बनी थी। फिल्म का वो धमाकेदार बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के लगता है कोई बड़ी मशीन चल रही है, और ये सच भी है। कंपोजर ब्रैड फैडल ने एक इंडस्ट्रियल पंप की आवाज रिकॉर्ड की और उसे इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस किया, इसलिए म्यूजिक सच में एक मशीन की तरह लगती है। फैक्ट नंबर 11 आर्नल्ड सेट पर जेम्स कैमरन की कुर्सी पर बैठ जाते थे। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। आर्नल्ड मजाक मजाक में डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठ जाते थे। कैमरन कहते थे कि आर्नल्ड के साथ काम करना एक प्लेजर था, क्योंकि वो डायरेक्शन बहुत जल्दी समझते हैं और कभी एक्स्ट्रा तमाशा नहीं करते। दोस्तों, टर्मिनेटर 2 का बजट याद है, $102 मिलियन। सब डर रहे थे कि ये इतना पैसा वापस आएगा या नहीं। तो क्या हुआ? पहले 3 दिन में सिर्फ अमेरिका में फिल्म ने $31.7 मिलियन कमाए। 1991 में ये एक रिकॉर्ड था। अमेरिका में टोटल कलेक्शन $204.8 मिलियन, पूरी दुनिया में $519.8 मिलियन, ऑलमोस्ट $520 मिलियन। मतलब लगाए 102 मिलियन, कमाए 520 मिलियन, लगभग 5 गुना रिटर्न। सीधा आज के रुपीज में देखो तो ये ऑलमोस्ट 4300 करोड़ रुपए होते हैं। और सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं रहा, VHS कैसेट्स बिकी 60 लाख से ज्यादा कॉपीज सिर्फ पहले साल में। जापान में तो फिल्म ने अलग ही तूफान मचा दिया। वहाँ के ऑडियंस ने आर्नल्ड को एक सुपर हीरो की तरह एक्सेप्ट किया। फिल्म ने 4 एकेडमी अवार्ड्स जीते, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स, बेस्ट साउंड, बेस्ट साउंड एडिटिंग और बेस्ट मेकअप। एक एक्शन फिल्म के लिए ऑस्कर ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ऑस्कर पैनल एक्शन फिल्म्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, लेकिन टर्मिनेटर 2 को रोकना पॉसिबल नहीं था। दोस्तों, टर्मिनेटर 2 की बात होगी और जेम्स कैमरन का नाम नहीं आएगा, ये हो नहीं सकता। ये बंदा कनाडा से आया, पहले ट्रक चलाता था, फिर स्टार वार्स देखा और डिसाइड किया मैं फिल्म्स बनाऊंगा। टर्मिनेटर 2 से पहले उसने टर्मिनेटर 1, एलियंस और द अबाइस बनाई थी। तीनों टेक्निकली बहुत बेहतरीन फिल्म्स थी, लेकिन टर्मिनेटर 2 उनका असली मास्टरपीस था। कैमरन एक ऐसे डायरेक्टर है जो रात को भी लैब में जाके CGI देखते हैं, जो एक सीन के लिए हफ्ते भर शूट करते हैं, जिनका क्रू तक जाता है लेकिन वो खुद फ्रेश रहते हैं। टर्मिनेटर 2 के बाद कैमरन ने टाइटैनिक बनाई, जो उस वक्त सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी। फिर एवेटार बनाई, जो आज भी ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है। लेकिन ये सब शुरू हुआ टर्मिनेटर 2 से। टर्मिनेटर 2 ने प्रूफ किया कि अगर आइडिया सही हो, एग्जीक्यूशन परफेक्ट हो, तो कोई भी पैसा वेस्ट नहीं होता। दोस्तों, टर्मिनेटर 2 ने दुनिया को क्या दिया? पहली चीज, CGI रेवोल्यूशन। टर्मिनेटर 2 के बाद हॉलीवुड ने समझा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स से कुछ भी पॉसिबल है। सिर्फ 2 साल बाद स्टीवन स्पीलबर्ग ने जुरासिक पार्क बनाई, डायनासोर्स वाली फिल्म। स्पीलबर्ग ने खुद कहा था कि टर्मिनेटर 2 देख के उन्हें कॉन्फिडेंस मिला कि कंप्यूटर से रियल डायनासोर्स बना सकते हैं। मतलब टर्मिनेटर 2 नहीं होती तो शायद आज जुरासिक पार्क भी नहीं होती। दूसरी चीज, स्टोरी और इमोशन। बहुत लोग सोचते हैं टर्मिनेटर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें एक रोबोट और एक बच्चे की दोस्ती है, एक मशीन जो फील नहीं कर सकती, लेकिन फिल्म के एंड में ऑडियंस रोती है
उस मशीन के लिए, एक रोबोट के लिए रोना, ये लिखने का कमाल है। तीसरी चीज, आर्नल्ड का आइकन बनना। टर्मिनेटर 2 के बाद आर्नल्ड सिर्फ एक एक्शन स्टार नहीं रहे, वो एक फिनोमेना बन गए, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो जनरेशन के बाद जनरेशन को इंस्पायर करती रही। टर्मिनेटर 2 का वो फेमस लाइन, हस्ता ला विस्ता बेबी, ये सिर्फ एक फिल्म डायलॉग नहीं रहा, ये पूरी दुनिया की लैंग्वेज बन गई। आज भी लोग ये बोलते हैं, सब समझ जाते हैं। Hasta la vista, baby. टर्मिनेटर 2 के बाद 4 और टर्मिनेटर फिल्म्स आई, सारी की सारी बॉक्स ऑफिस पर फेल रही, एक भी टर्मिनेटर 2 के लेवल तक नहीं पहुंची, क्योंकि टर्मिनेटर 2 एक बार वाली चीज थी, एक मूवमेंट जब सब कुछ सही जगह था, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, टेक्नोलॉजी, स्टोरी, सब एक साथ। ऐसा मूवमेंट बार बार नहीं आता। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी टर्मिनेटर 2 की। एक फिल्म जिस पर 850 करोड़ लगे, जिसने 4300 करोड़ कमाए, जिसने हॉलीवुड की टेक्नोलॉजी बदल दी और जिसने एक ऐसी स्टोरी सुनाई जो आज 35 इयर्स बाद भी दिल को छू जाती है। जेम्स कैमरन ने एक बार कहा था, सपने बड़े रखते हैं तो टोकरी भी बड़ी लगती है, लेकिन अगर उड़ते रहते हैं तो आगे जो होता है वो हिस्ट्री बन जाती है। टर्मिनेटर 2 उसी बात का सबूत है। आपको टर्मिनेटर 2 कैसी लगी? कोई सीन है जो आपको आज भी याद है? कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो फिल्म लाउंज पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग सिनेमा, कीप लविंग फिल्म लाउंज।